हेलो बच्चों, आज हम आपको आपकी बुक ज्योग्राफी के पार्ट 3 के बारे में हम आपको समझाएंगे। पाठ का नाम है अफवाह। अफवाह शब्द का अर्थ है कि एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या, यानी एक नदी जहाँ से निकलती है, यानी जहाँ से उसका उद्गम होता है, वहाँ से लेकर के नहीं अंतिम मिलन बिंदु यानी किसी सागर या महासागर या नदी में मिलने तक वह किन किन क्षेत्रों से गुजरती है, कहाँ कहाँ उस नदी के पानी का प्रयोग सिंचाई, पीने आदि अन्य कार्यों के लिए किया जाता है, तो उसे उस नदी का अफवाह क्षेत्र कहते हैं। भारत के भौतिक मानचित्र को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें नज़र आता है कि कई पहाड़ जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, वहाँ से जो पानी है वो धीरे धीरे यानी कई छोटी छोटी धाराओं में बह कर के आता है और आगे चल कर के नहीं वो छोटी छोटी धाराएं मिल कर के नहीं एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। यानी नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक मुख्य नदी और दूसरी सहायक नदी। मुख्य नदी का तात्पर्य होता है कि एक नदी का उद्गम जहाँ से होता है वहाँ से निकल कर के वो अपने अंतिम मिलन बिंदु के रूप में अगर किसी सागर या महासागर में जा कर के विलीन होती है, तो ऐसी नदियों को मुख्य नदी कहा जाता है। और दूसरे प्रकार की नदियाँ होती हैं सहायक नदियाँ। तो सहायक नदी का मतलब होता है कि एक नदी किसी भी स्थान से निकलने के बाद में और किसी आगे चल के नहीं रास्ते में किसी दूसरी अन्य नदी में मिल जाती है, यानी किसी सागर या महासागर में नहीं मिलती बल्कि किसी दूसरी नदी मिल जाती, तो ऐसी नदियों को सहायक नदियाँ कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गंगा और यमुना दोनों जो हमारे भारत की मुख्य नदियाँ हैं और दोनों धार्मिक नदियाँ भी मानी जाती हैं, इन दोनों नदियों का उद्गम हिमालय पर्वतमाला से होता है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय पर्वतमाला में गंगोत्री नामक स्थान से होता है और यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री नामक स्थान से होता है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलने के बाद भारत के कई राज्यों में बहते हुए जैसे उत्तराखंड, आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और अंत में जाकर के नहीं बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये तो आपके मुख्य नदी है। दूसरी नदी है आपके यमुना नदी, जिसका उद्गम यमुनोत्री नामक स्थान से होता है। यमुनोत्री से निकलने के बाद ये नदी भारत के कई राज्यों में बहती है, जैसे उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद नामक स्थान के पास आकर यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी में मिलने वाले स्थल को उसका एक तरह से संगम स्थल कहा जाता है। और यमुना नदी जब गंगा नदी में आकर के नहीं मिलती है तो वो गंगा की सहायक नदी हो गई। यानी यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। या हमसे कोई प्रश्न पूछता है कि गंगा की एक सहायक नदी का नाम बताइए, तो उसमें हम लोग क्या नाम है उसका, यमुना नदी का नाम दे सकते हैं। इधर अगर हम ये देखें कि हमारे राजस्थान की एक मुख्य नदी है चंबल। चंबल यमुना की सहायक नदी अर्थात यानी चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकल कर के हमारे राजस्थान में बहती है। राजस्थान से होते हुए वो उत्तर प्रदेश में जाती है और उत्तर प्रदेश में जा कर के वो यमुना नदी मिल जाती है। तो यानी चंबल यमुना की सहायक नदी और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक मुख्य नदी और दूसरी सहायक नदी। तो एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय, कहने मतलब अंत में जाकर के नहीं ये कहाँ पर विलीन होती है मुख्य नदियाँ, या तो किसी झील में या किसी समुद्र में या महासागर में इनका विलय हो जाता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं।
यानी नदी जहाँ से निकलती है वहाँ से लेकर के नहीं, और वो कितना जल अपने अन्य इलाकों में ले जा कर के नहीं प्रवेश कराती है, तो उसे उस नदी की अपवाद द्रोणी कहते हैं। आगे यहाँ पर आपके नीचे एक चित्र बना हुआ है जिसे हम जल विभाजक के रूप में देखते हैं। जल विभाजक का तात्पर्य होता है यानी किसी कारण से एक इलाके से आता हुआ जल और दो भागों में विभाजित हो जाए, तो उसको हम जल विभाजक कहते हैं। तो कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को हम जल विभाजक कहते हैं। तो जल विभाजक किसे कहते हैं? कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। विश्व की जो सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी है वह अमेजन नदी की है। यानी अमेजन नदी विश्व की सबसे अधिक जल प्रवाहित करने वाली नदी है। और अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की सबसे बड़ी जो अपवाद द्रोणी है वो गंगा नदी की है। गंगा नदी भारत की एक मुख्य नदी है और इसकी अपवाद द्रोणी सबसे बड़ी है। अब हम पढ़ेंगे भारत में अपवाद तंत्र के बारे में। तो भारत के अपवाद तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। यानी हमारे यहाँ भारत में अनेकों प्रकार की भौगोलिक आकृतियाँ पाई जाती हैं। इन भौगोलिक आकृतियों के आधार पर ही भारत की नदियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियों का मतलब होता है कि जिन नदियों का उद्गम हिमालय पर्वतमाला से होता है, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। यानी प्रायद्वीप, पहले तो हम बात करते हैं प्रायद्वीप के बारे में। यानी प्रायद्वीप उस क्षेत्र को कहते हैं जो तीन ओर से समुद्र से यानी जल से घिरा हुआ होता है और एक ओर से स्थल भूभाग से घिरा हुआ होता है। तो ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भूभाग कहते हैं। तो हमारे भारत में जो दक्षिण भारत वाला इलाका है उसे हम प्रायद्वीपीय भूभाग कहते हैं या प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो हमारे भारत के दक्षिण वाले हिस्से में जो नदियाँ बहती हैं उन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जानते हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों की अलग विशेषताएं हैं और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों की अलग विशेषताएं हैं, जिनमें हम सबसे पहले यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। 12मासी नदियों का तात्पर्य होता है कि ऐसी नदियाँ जिनमें वर्ष भर पानी बहता रहता है। यानी आपके मालूम है आपको कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो उस आधार पर जिन नदियों का पानी पूरे वर्ष भर बहता रहता है ऐसी नदियों को हम 12मासी नदियाँ कहते हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि उन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। तो हिमालय पर्वतमाला एक ऐसी पर्वतमाला है जिसकी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों पर बर्फ़ जमी हुई है और वो बर्फ़ गर्मी पा करके नहीं पिघलती रहती है। तो उसके कारण हिमालय से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर पानी बना रहता है। इसके अलावा जो बरसात होती है उस बरसात का पानी भी जगह जगह बांधों के माध्यम से संरक्षित कर लिया जाता है और उसे हमारी आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे पूरे वर्ष भर प्रवाहित किया जाता है। तो इस आधार पर हिमालय की नदियों में वर्ष भर पानी विद्यमान रहता है। हिमालय से निकलने वाली यूँ तो अनेकों नदियाँ हैं, लेकिन इनमें से दो मुख्य नदियाँ जिसे हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं,
इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। यानी हिमालय पर्वतमाला के उत्तरी भाग से निकलने वाली दो मुख्य नदियाँ हैं, एक सिंधु और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। यानी आपके नीचे इसमें जो चित्र दिया हुआ है गार्ज, यानी पहले एक पहाड़ नज़र आता था ऊपर, लेकिन उसमें पानी धीरे धीरे पड़ता रहा तो वो पहाड़ कट कर के नहीं और गहरी खाई के रूप में परिवर्तित हो गया। तो हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। यानी हिमालय से निकलने वाली अधिकतर नदियाँ उद्गम स्थान से लेकर के नहीं विलय बिंदु, अर्थात चाहे वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो वहाँ तक एक लंबे रास्ते को तय करती हैं। साथ ही साथ ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती हैं। अपर्दन का मतलब होता है कि जब किसी एक स्थान की मिट्टी और दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है तो उस क्रिया को अपर्दन क्रिया कहते हैं। अपर्दन क्रिया कई प्रकार से होती है, जैसे जल अपर्दन, वायु अपर्दन और मानव अपर्दन। जल अपर्दन का तात्पर्य होता है कि जब जल के द्वारा एक स्थान की मिट्टी दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाई जाती है तो उसे कहते हैं हम जल अपर्दन। यानी जब जल के द्वारा एक स्थान की मिट्टी कट करके ने दूसरी जगह चली जाती है। और वायु अपर्दन यानी मिट्टी हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है तो उसे हम कहते हैं वायु अपर्दन। और तीसरा है आपके मानव अपर्दन। मानव अपर्दन का तात्पर्य होता है यानी जब मनुष्य किसी भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब एक जगह की मिट्टी को उठा करके नहीं दूसरी जगह ले जाता है तो उसे, जैसे हम मकान बनाते हैं तो उस मकान में भर्त करते हैं तो कहीं से हम मिट्टी मंगाते हैं तो वहाँ से मिट्टी लाई जा रही है और हमारे मकान के भर्त के काम में लाई जाती है, तो इसे हम कहेंगे मानव अपर्दन। तो ज़्यादातर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ आरंभिक यानी उद्गम स्थान से निकलने के बाद में, और इनका में उस समय पर पानी का प्रभाव बहुत तीव्र होता है और ये ऊंचे पहाड़ी इलाके से बह कर के आती हैं तो उनकी प्रवाह की गति भी तेज़ होती है, तो उस जगह पर इनका अपर्दन का क्रम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। अब हम इसके बारे में आगे कल आपको समझाएंगे और जो आपका पाठ है